क्या करेंगे, डिवाइड बाई डी एक्स निकालेंगे ना। सब नॉर्मल का लेंथ क्या होता है पता है आपको? हाँ, ये यहाँ पे उल्टा है यार, नॉर्मल के साथ में डायरेक्टली सामने डिवाइड बाई डी एक्स आता है और टेंजेंट के साथ में डी एक्स बाई डी वाई आता है। इधर उल्टा है, यूजुअली टेंजेंट के साथ में डिवाइड बाई डी एक्स रखते हैं हम लोग, यहाँ पे एकदम उल्टा हो गया है। तो अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो दिस वैल्यू शुड बी कांस्टेंट, यही बोल के रखा है। तो डिवाइड बाई डी एक्स निकालते हैं, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। या फिर x को उधर ले जाकर डिफरेंशिएट करूँ वो भी चलेगा। तो y रेस टू एन इज इक्वल टू a रेस टू एन डिवाइडेड बाई x, तो n इंटू वाई रेस टू एन माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a रेस टू एन बाय एक्स स्क्वायर। करेक्ट? कोई कंफ्यूजन? सो द डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस a रेस टू एन बाय n इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेस टू एन माइनस वन। तो अब बेसिकली ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेस टू एन माइनस वन आ गया, तो ये दोनों चीजें एलिमिनेट होनी चाहिए। तो y तो डायरेक्टली दिख रहा है n माइनस वन से एलिमिनेट हो रहा है, बट अगर n को 1 लिखा तो x तो बचेगा ना। तो फिर मुझे कंप्लीट चीज को अगर कांस्टेंट बनाना है तो एक्स स्क्वायर को भी y के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो इधर से लिख सकते हैं क्या, यहां से डायरेक्टली x का वैल्यू कितना है, a रेस टू एन बाय सॉरी a रेस टू एन बाय वाई रेस टू एन। करेक्ट? तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू a रेस टू टू एन बाय वाई रेस टू टू एन। कोई कंफ्यूजन नहीं? इधर मैं पुट करूंगा मैं, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी माइनस a रेस टू एन डिवाइडेड बाय n इंटू, इसका उल्टा हो जाएगा राइट, y रेस टू टू एन बाय a रेस टू टू एन, ये सब कुछ काम का नहीं, y रेस टू एन माइनस वन, बट लेंथ ऑफ नॉर्मल इज y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो एक और y का मल्टीप्लाई। सही है? तो अभी वेरिएबल वाला पार्ट क्या है, y रेस टू टू एन न्यूमरेटर में, फिर ये प्लस वन और ये डिवाइड वाला माइनस में जाएगा, तो y रेस टू कितना बचा, n प्लस टू ना, तो ये पावर कितना होना चाहिए, 0, तो n का वैल्यू माइनस टू। ठीक है, मतलब y का वैल्यू, y का टोटल पावर 0 होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन लिखोगे। फाइंड एवरीथिंग फॉर एक्स वाई इक्वल टू 4 एट 2,2। एवरीथिंग बोलने का मतलब सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल का लेंथ, चारों चीजें फाइंड करो एक्स वाई इक्वल टू 4 के लिए, फॉर 2,2 नहीं, एट 2,2 फॉर एक्स वाई इक्वल टू 4। नहीं, मोड लगा देने का, लेंथ है ना, जब ये लेंथ है तो वो सारे फॉर्मूलास में मोड लगा देना है, क्योंकि लेंथ निकाल रहा है तो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पहले y इज इक्वल टू 4 बाई एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर। सो एट 2,2 क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस 1। ओ इतना अच्छा आ गया क्या, सही है। हाँ, तो अभी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या आता है, y डी एक्स बाई डी वाई, मैं मॉड लगा रहा हूं बिकॉज वो लेंथ है। ओके, तो y का वैल्यू 2, डी एक्स बाई डी वाई का वैल्यू भी -1 ही आएगा, तो दिस वैल्यू इज 2। सब नॉर्मल का क्या आएगा, सेम आएगा क्या, क्योंकि y डी वाई बाई डी एक्स आएगा, तो ये भी 2 आएगा। फिर टेंजेंट का, टेंजेंट इज y इंटू रूट ऑफ 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर, तो y इज 2, डी एक्स बाई डी वाई इज -1, 1 प्लस 1 2 2 2 2 रूट 2। सिमिलरली नॉर्मल भी उतना ही आएगा क्या, बिकॉज ये y रूट ऑफ 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई होता है, उल्टा।
डिवाइड बाय डी एक्स का स्क्वायर, तो ये भी सेम नंबर आ जाएगा 2√2। किसका किसका करेक्ट हुआ? ओके, हाथ नीचे कर लो। ये आना चाहिए था सबको, ये बहुत छोटू था। अगला हेडिंग डालो। अब वो नेक्स्ट वाला भी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब टॉपिक नहीं है, बट सिलेबस में इसलिए पढ़ना पड़ता है। अप्रोक्सीमेशन यूजिंग डिफरेंशिएशन, अप्रोक्सीमेशन यूजिंग डिफरेंशिएशन। अप्रोक्सीमेशन यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं मतलब एरर, तो एरर भी बोलेंगे तो एक ही वर्ड है कि ठीक है कितना एरर है मतलब कितना डिफरेंस आएगा, ये सब निकालने का है। तो अप्रोक्सीमेशन ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हटाओ। तो अप्रोक्सीमेशन में क्या है आपको ये पता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स for limit of delta x tending to 0 is divided by dx, correct? Divided by dx we can say f dash of x at that point, ऐसे होता है। तब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट क्या कर रहे हैं या क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ठीक है डेल्टा x टेंडिंग टू 0 से थोड़ा सा बड़ा है, डेसिमल में है कुछ, बट अगर मैंने बोल दिया कि डेल्टा x का वैल्यू 0.2 बार 0.1 है, तो एक्चुअली ये 0 से बहुत बड़ा नंबर है, करेक्ट? तो अब लेकिन अगर छोटा सा डिफरेंस है, मतलब अभी भी डेल्टा एक्स स्मॉलर ही है, डेसिमल में कुछ है, तो हम लोग अप्रोक्सीमेट करते हैं कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज एफ डैश ऑफ एक्स। ये अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है? मतलब यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेट कर लिया हमने, वो बहुत टेंडिंग टू 0 वाली चीज को बस बोल दिया कि डेल्टा एक्स इज स्मॉल, ठीक है? तो अब डेल्टा वाई मतलब क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, और ये f डैश ऑफ किसी भी एक जो भी फाइनाइट पॉइंट रहेगा उसी पे बात करते हैं। तो लेट्स से f डैश ऑफ x1 लिखा है, तो f डैश ऑफ x1 ये तो पढ़ के रखा है हमने डेरिवेटिव्स में, डिफरेंशिएबिलिटी में ऐसे लिखते हैं। और y2 क्या आ जाएगा, f ऑफ x2, y1 विल बी f ऑफ x1, बट दिस वैल्यू विल बी f डैश ऑफ x1 इंटू x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 मतलब वो डेल्टा x हुआ, बट मैं उसको x2 माइनस x1 ही लिख रहा हूँ। वो पॉजिटिव नेगेटिव आपको सोचना पड़ेगा, अगर आपने इधर x2 आगे लिया तो इधर भी x2 ही आगे लेना है, उल्टा नहीं कर सकते। तो यहां से डायरेक्टली बताओ f ऑफ x2 का वैल्यू मिल रहा है क्या कुछ, f ऑफ x1 प्लस f डैश ऑफ x इंटू x2 माइनस x1। एक्चुअली वो जो मैक्लॉरिन सीरीज हमने पढ़ी थी वो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, पर वो अप्रोक्सीमेशन नहीं है बिकॉज वो इन्फिनिटी तक जा रही है, तो वहां पे सारी चीजें हम लोग काउंट कर रहे हैं। ये उसी टाइप का कुछ है, वहां पे भी हम लोग वो डेरिवेटिव ही करते हैं। मैंने टेलर सीरीज का फॉर्मूला बताया था क्या? हाँ, तो टेलर सीरीज का ही बेस्ट वर्जन है ये, बस उसमें से थोड़ा बहुत कुछ सिमिलर टाइप का उठा लिया है। हमको टेलर सीरीज नहीं पढ़ना है, अप्रोक्सीमेशन का ही फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो यही हो गया मेरे पास अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला। क्वेश्चन क्या है इसमें, या हम लोग कैसे x1 और x2 डिसाइड करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो मान लो मेरे पास आ गया कि फाइंड द रूट ऑफ 81.00, ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, कैलकुलेशन में मेहनत में कोई लगेगी, तो मैं थोड़ा सा ऐसा लेता हूँ, 81.1 ले लिया, ठीक है? तब 81.1 का स्क्वायर रूट 9 से ग्रेटर आएगा, इतना पता है ना? बट और थोड़ा सा एक्यूरेट करने के लिए, जो कि एक्चुअली कहानी से गलत ही रहेगा, बट फिर भी थोड़ा सा और करेक्ट करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तब इस क्वेश्चन में लेट f ऑफ x इज इक्वल टू रूट x, ठीक है? नाउ x1 का वैल्यू मैं क्या लूंगा, जिसका फाइनाइट वैल्यू मुझे पता है। तो स्क्वायर रूट में यहाँ पे कौन सा फाइनाइट वैल्यू पता है तुमको? आने दिया अंदर, और लोग भी है? तुमने मेरे से पूछा आने के लिए, घुस गए सीधे अंदर, चलो बाहर निकलो। और कितने लोग हैं? हाँ, थोड़ी देर वेट करो फिर आने का, मेरा टॉपिक खत्म होने दो। चलो, अब 9 बजे आते हैं क्या?
अरे उस टाइम तक नहीं रुका है तो देखो वो कौन था लास्ट में आई थी बहुत। हाँ ये तो कितने देर बाद आई थी, 15-20 मिनट बाद आई थी। 20 मिनट लेट थी ना? नहीं रे 15 मिनट तो हम लोग थे। चल बाहर निकल। हाँ हाँ अभी थोड़ी देर में आने का, चलो। हाँ ये रूट 81.1 समझ में आता है। तो मैं x1 का वैल्यू यहाँ पे क्या लूंगा, 81 ना, बिकॉज मुझे उसका फाइनाइट वैल्यू पता है। तो यहाँ पे रूट 81.1 विल बी, अच्छा डेरिवेटिव तो निकाला ही नहीं रहे, तो एफ डैश ऑफ x1 कितना आएगा, तो एफ डैश ऑफ x विल बी 1/2 रूट x। तो x1 का वैल्यू लूंगा मैं 81, तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ 81.1, 1 ही लिया ना, हाँ, इज इक्वल टू f ऑफ 81 प्लस, हाँ एफ डैश ऑफ कितना 81, शिट इधर क्या आएगा, f ऑफ 81 ना, समझ में आता है। हाँ बस वैल्यूज पुट करूंगा, तो ये रूट ऑफ 81.1, f ऑफ 81 कितना, अरे बोलो क्या, गलती क्या, ओ डेल्टा ना, डेल्टा x, हाँ सॉरी, मतलब x2 माइनस x1 इज डेल्टा x ना। तो f ऑफ 81 कितना 9, f डैश ऑफ 81 कितना आएगा, यहां पे पुट करूंगा 1/18 इंटू डेल्टा x कितना आएगा 0.1। तो एक्चुअली ये नंबर 9 प्लस 1/180, और बाप रे कितना होता है, डिवाइड करना पड़ेगा ना 0.1 को, तो 1/18 करने का, तो 18 का डबल बोलो 0.05, ऐसे ना, 2 बार 0, हाँ 2 बार 0, एक 0 तो पहले से था, एक 0 पहले से था, फिर वो 1/18 कहानी हुई, तो 18 5 जा 90, हमें फिर से 10 बचा, हाँ मतलब 18 5 जा ना, फिर से वो फिर 5, क्यों 6, ऐसे ही चलता रहेगा, बाद में कहीं 6 आएगा। हाँ तो ये कितना हुआ 9.0055 लिख दो, गूगल पे देखते हैं कितना करेक्ट है, ठीक है। तो रूट 81.1 इज अप्रोक्सीमेटली 9.0055। क्या चल रहा है क्या पता, इसके लिए एक फॉर्मूला है अप्रोक्सीमेशन वाला, ये ऊपर लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है क्यूब रूट की बातें हो रही है, तो 26.8 के पास में अच्छा सा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब रूट आएगा 27। तो आपको पता है क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3, सो लेट एफ ऑफ एक्स क्या लू मैं बताओ, so let f of x is equal to cube root of x, or we can say x raised to 1/3, then f dash of x कितना आएगा 1/3 divided by x की पावर 2/3, कोई कंफ्यूजन नहीं। देन डायरेक्टली फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट कर देंगे। डेल्टा x का वैल्यू कितना है x2 माइनस x1, तो x1 को क्या लेना है 27 और x2 को क्या लेना है 26.8, तो 0 माइनस में आया क्या, कोई कंफ्यूजन। अच्छा x1 का वैल्यू क्या है 27 और x2 का वैल्यू कितना हुआ 26.8, बस वैल्यूज पुट करनी है, तो फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर रहा हूं मैं। f ऑफ x2 मतलब क्यूब रूट ऑफ 26.8 इक्वल टू f ऑफ x1 क्यूब रूट ऑफ 27 कितना 3 माइनस 1/3 इंटू 27 का 3 का स्क्वायर
इंटू 0.2 भी था। हाँ, ये समझ में आया ना? हाँ, बस कैलकुलेट करो। 3 माइनस 2 बाय 0.2/270, 200/27, वो सब करते जाएंगे ना। कितना आ रहा है? 9 नहीं, कितना आ रहा है बताओ? 0.007 आ रहा है। ऐसे आ रहा है? करके देखना है क्या? पूरा करते आता है ना डिवीजन? हाँ, मतलब ऐसे करते हैं, तो पता है ना तुमको। 227, तो इधर मैं वो 7 से मल्टीप्लाई किया और फिर ऐसे करते करते जाते हैं। हाँ, मतलब पहले वो डेसिमल था, तो अगर 2 है तो पहले डेसिमल लगाया तो एक जीरो, फिर एक और जीरो लगाने के लिए एक और जीरो, तो ऐसा। ओह हाँ, पता है ना? ठीक है, तो 3.007। आगे कितना आ रहा है? 2.99। चलो अगला हेडिंग डालो, रेट मेजरमेंट। रेट ऑफ चेंज का रेट मेजरमेंट। तो देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स बाय जी डैश ऑफ एक्स। ये हटा दो ना? हाँ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स मतलब डी एफ एक्स बाई डी टी डिवाइडेड बाय डी जी एक्स बाई डी टी। सो इन शॉर्ट डी एफ ऑफ एक्स बाय डी जी ऑफ एक्स, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। एफ डैश ऑफ एक्स बाय जी डैश ऑफ एक्स, ठीक है। अगर रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव रहेगा तो डेरिवेटिव विल बी पॉजिटिव ना, मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव, मीन्स वैल्यू इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। और अगर डिक्रीजिंग होगा देन? हाँ, तो अगर इंक्रीजिंग है देन रेट कैसा आएगा? पॉजिटिव। अगर डिक्रीजिंग है कोई क्वांटिटी तो क्या आएगा? लेस देन 0, ठीक है। हाँ, तो थ्योरी खत्म हो गई, क्वेश्चन लिखो। अब इतनी थ्योरी है, कितनी ज्यादा थ्योरी है ना। हाँ, बट क्वेश्चन से पहले थोड़ा बहुत कुछ और आना चाहिए तुमको। इस सेक्शन में आपको वो फॉर्मूलाज पढ़े थे तुमने, क्यूब, कोन, सबके वॉल्यूम, हाँ क्यूबाइड और वो सबका वॉल्यूम, एरिया, सरफेस एरिया, वो सब का जरूरत पड़ेगा। तो मैं पूछ लेता हूँ किसको किसको आता है, बोलते रहने का। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4, सही बात है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, 1/2 sum of parallel sides into height। गलत है। अच्छा, ट्रेपेजियम। ए बी, हाँ ऐसा भी कर सकते हो। डायगोनल के टर्म्स में भी आता है। हाँ, हाफ डिवाइडेड टू साइन थीटा, कुछ याद है? स्ट्रेट लाइन में लिखवाया था सब, मैं फिर से नहीं लिखवाऊंगा। स्ट्रेट लाइन में सब फॉर्मूलास लिखवाए थे, डायगोनल वाले भी सब लिखवाए थे, रोम्बस का भी लिखवाया था। रोम्बस का बड़ा अच्छा आता है, हाफ डिवाइडेड टू। वेक्टर से भी सोच सकते हो। वेक्टर से क्या होता है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, हाफ ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा, और ए क्रॉस बी। और ट्रायंगल का एरिया क्या पढ़ा था वेक्टर में तुम लोगों ने? हाफ ए क्रॉस बी ना, फिजिक्स में इतना तो पढ़ा है ना। तो हाफ ए क्रॉस बी तो उसका डबल पैरेललोग्राम का एरिया, दैट इज ए क्रॉस बी।
ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और वो कितना होता है, ए बी साइन थीटा। तो पैरेललोग्राम का एरिया तो हमेशा उतना ही रहेगा, ए बी साइन थीटा। ठीक है, ठीक है। तो वो एरिया वाले फॉर्मूला सारे यहाँ पे, लेकिन वॉल्यूम के भी क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको वॉल्यूम भी पता होना चाहिए। तो स्क्वायर का वॉल्यूम, स्क्वायर गोला गोला गोला, अब स्क्वायर का वॉल्यूम थोड़ी आता है। चलो कोन का वॉल्यूम 1/3 की 4/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कौन पता है ना कैसे बनता है? अच्छा, इसको और स्टैंडर्ड वर्ड में राइट सर्कुलर कौन बोला जाता है। राइट सर्कुलर बोलने का मतलब क्या होता है? द बेस इज सर्कुलर एंड द एंगल ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस इज 90 डिग्री। अगर ऐसा है तो इसका नाम मोर ज्यादा अच्छे से राइट सर्कुलर कौन है। ठीक है, राइट सर्कुलर कौन याद रहेगा। अब एक तुम्हारा फैन वैन के चक्कर में पढ़ाने दोगे कि नहीं? ऐसी फैन ये बोलोगे पिज्जा बर्गर ले आओ, कुछ नहीं मिल रहा तुमको। ना वॉल्यूम, अभी और क्या क्या आता है इसमें? अरे इसका सरफेस एरिया भी आता है ना। हाँ, टोटल सरफेस एरिया, उसके लिए एल भी चाहिए क्या? और लेटरल सरफेस एरिया भी आता है ना। क्या बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया को? एल ऐसे लिखते हैं क्या? हाँ, एल ऐसे लिखते हो ना, लेटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, क्या आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया? पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया में नीचे वाले बेस का एरिया ऐड हो जाएगा, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर आर प्लस एल या एल प्लस आर, पता है ना। ये दूसरा, ये कौन है? कौन नहीं है, ये सिलेंडर है। हाँ, तो इसका हाइट h, इसका रेडियस बेस का r। ठीक है, ये भी वर्टिकल सिलेंडर ही है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सिमेट्रिक है। तो इसका वॉल्यूम बताओ, पाई आर स्क्वायर h। इसका टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों बताओ। लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर एच ले लेता हूं ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। और उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तब 2 पाई आर स्क्वायर दोनों बेस का एरिया ना, प्लस 2 पाई आर एच। सही है। और कुछ होता है क्या? नहीं ना, इतना होता है। और कौन आता है? एक ये पहला हो गया, वो दूसरा। और कोई सा होता है क्या स्टैंडर्ड सा? हाँ, स्फीयर। अभी वो कैसा बनाएंगे ध्यान दो, मान लो ऐसे कुछ है। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना है? आर। तो इसका वॉल्यूम बताओ। 4/3 पाई आर क्यूब। इसका एरिया बताओ। 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी, नहीं हेमी स्क्वायर बोलते हैं ना। हाँ, हेमिस्फीयर का एरिया ए 3 पाई आर स्क्वायर। वो बीच वाला भी आएगा ना। हाँ, हेमिस्फीयर वो ऊपर से ऐसा, तो नीचे से भी आता है। मान लो कुछ तो बनेगा वो।
और कौन आता है? वॉल्यूम लिखा ना। अच्छा, इसका वॉल्यूम तो आधा ही करना, उसको क्या लिखा है? और कोई सा एक होता है क्या फ्रस्टम का? फ्रस्टम का वॉल्यूम एरिया निकालते आता है। फ्रस्टम नहीं जानते? अरे कौन का आधा वाला पार्ट? आइसक्रीम को नीचे से खाएंगे तो जो बचेगा, मतलब इसका कैलकुलेशन करते आता है ना? क्या बोलते हो तुम लोग इसको? हाँ, बड़े कौन में से छोटा कौन निकाल देते। नाम क्या है इसका? हाँ ठीक है, हाँ फ्रस्टम ही होता है। दूसरा नाम भी होता है कुछ, वो मुझे पता नहीं। नहीं, ट्रेपेजियम अलग होता है भाई, ट्रेपेजॉइड भी अलग होता है। अरे वो कॉर्नर वाला बनेगा ट्रेपेजॉइड, 3D वर्जन ऑफ ट्रेपेजियम। तो ये लेट्स R2 है, इधर वाला R1 है। तो अगर मैं यहां से कैलकुलेशन हम लोग ऐसे करते हैं, वो एक राइट वाला लाइन बनाते हैं। तो ये छोटा वाला लाइन कितना आना चाहिए? R2 माइनस R1 का मॉड, राइट। हाइट वाइट कुछ पता रहेगा यहाँ पे, लेट्स ये h या थीटा पता रहेगा। तो अगर ये h पता है तो ये भी h पता है, तो ये एंगल निकाल सकते हैं। हमें इसका एरिया और वॉल्यूम निकालना है, तो हम लोग बड़े कोण में से छोटे कोण को माइनस करेंगे। बट छोटा कोण गिवन है क्या? नहीं, तो छोटा कोण बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए इसका हाइट, इसका रेडियस तो पता है, छोटे वाले कोण बड़े वाले कोण दोनों का। छोटे वाले कोण, नीचे वाले कोण का रेडियस इज R1, बड़े वाले कोण का रेडियस इज R2 ना। तो ये हाइट अगर यहां से यहां तक h थी, और लेट्स ये हाइट अगर h1 है, तब इसका वॉल्यूम बता सकते हो क्या? टोटल कोण के वॉल्यूम में से नीचे वाले कोण के वॉल्यूम को माइनस कर दो। बड़ा वाला कोण क्या आएगा? 1/3 पाई r, बोलो, पाई r स्क्वायर h प्लस h1। सही कर रहा हो ना? माइनस 1/3 पाई r, नहीं ये R1 आएगा R2 आएगा? ये R2 और ये R1 स्क्वायर इंटू H1। आपको R1 गिवन है, R2 गिवन है, H गिवन है, बट H1 गिवन नहीं है। तो H1 निकाल सकते हैं। हाँ, अगर मान लो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना आएगा? नीचे थीटा ही आएगा ना। तो वहां से तुम tan थीटा का यूज कर सकते हो। सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलरिटी भी प्रूव कर सकते हो भाई। tan थीटा इज कॉल्ड सिमिलरिटी ना, बचपन में। तो ये वाला लेंथ इज R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय ये वाला लेंथ कितना? h। और फिर वही चीज सेम ट्रायंगल में, सेम नहीं, बड़ा वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, और दूसरा वो व्हाइट वाला ट्रायंगल था, उसको कुछ रेड करता हूं मैं, रुको। ये दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे, तो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय h इक्वल टू, अब बड़े वाले का रेडियस R2, पर उसका हाइट इज h प्लस h1। हाँ, ये पूरा हाइट यहां से यहां तक h प्लस h1 हो गया, राइट। R2 पता है, R1 पता है, h पता है, h1 मिल गया। h1 मिल गया तो यहाँ पे पुट करके वैल्यूज आ जाएगी ना। हाँ, अभी मुझे अगर उसका एरिया चाहिए तो एरिया भी निकाल सकते हैं। हाँ, लेटरल सरफेस एरिया में से थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगी, बस लेटरल सरफेस एरिया में से इसका लेटरल सरफेस एरिया माइनस करेंगे तो फर्स्ट टर्म का लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। और फिर ऊपर के बेस का एरिया भी ऐड करना पड़ेगा, और फर्स्ट टर्म में तो नीचे का एरिया भी माइनस ऐड करना पड़ेगा ना। तो एक्चुअली अगर एरिया की बात करूंगा तो मैं चाहूँ तो इधर फिर से बना देता हूँ। मुझे एरिया में इधर का कर्व सरफेस एरिया, ऊपर का और नीचे का, तो क्या क्या आएगा एरिया बता सकते हो क्या? अभी वो h और R1 वो सब यूज कर लेने का है। h तो निकाले चुके हो ना, h1 तो बताओ एरिया। तो पहले कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया,
तो बड़े वाले का क्या आता है 1 बाय नहीं पाई आर एल ना। ओ लेकिन अभी एक और मेहनत लगेगी। हाँ ये निकालना पड़ेगा क्या, तो ये निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। हाँ मान लो ये इतना सा एल है, सो दैट एल विल बी भाई एल क्या आएगा, एल स्क्वायर विल बी रूट ऑफ R2 माइनस R1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सही है ना, समझ में आता है। हाँ तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, तुम वो बस लिख लेने का कि एल निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, बाकी वो फार्मूला इसमें तो लिख के क्या मतलब है, वैसे भी आपको कैलकुलेशन ही करना है। ठीक है, हाँ नोट कर लो। अगर कुछ ऐसा है जो तुमको लग रहा है कि भूल जाओगे, कर ही लो, खैर तुम भूल ही जाते हो। कहाँ से करने का था, क्या कुछ सॉल्व करने के लिए दिया था, नहीं दिया। चलो लिखो एक क्वेश्चन छोटा सा। इफ radius of a circle is decreasing at the rate of, if radius of a circle is decreasing at the rate of 2 centimeter per second, चल बेटा, if rate of a circle is decreasing at the rate of कितना बोला, नहीं, radius of a circle is decreasing at the rate of 2 centimeter per second, then find the rate of change of its area, when radius is 10 centimeter। आदित्य लिमिट खत्म हो गया सॉल्व करके, किसका, मॉड्यूल का, सिंगेश का या सिंगेश का। ओके एमओडी का, ओके, और फंक्शन खत्म हो गया था ना, हाँ ठीक है, लिमिट खत्म होना चाहिए था लेकिन अब तक, क्योंकि अभी सी एन डी फिर एमओडी और अभी एओडी आ गया, और एओडी में थोड़ा अच्छा सॉल्व कर लेने का, एओडी कम का है। ठीक है, चलो किसका आंसर आया -40 पाई, 1 2 3 4 5, बस हाथ नीचे करो, आ गया क्या रे रुद्राक्ष, आया आंसर कितना, -40 पाई, ठीक है। चलो तो मैं भी सॉल्व करता हूं। क्या बोल के रखा है, रेडियस इज डिक्रीजिंग, तो dr बाई डी टी डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव आएगा ना, लिखा था हमने, तो dr बाई डी टी विल बी -2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ऐसे ही बोला है। हाँ अब एरिया क्या है आपके पास, पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो एक्चुअली मुझे रेट का ऑफ चेंज पता है रेडियस का, अब मुझे अगर एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है, मतलब डीए बाई डी टी फाइंड करना है ना, तो डीए बाई डी टी फाइंड करने के लिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, तो डीए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी गिवन था, आर भी गिवन है क्या, कितना, मीटर या सेंटीमीटर, ओके, तो डायरेक्टली पुट करना है बस, आर का वैल्यू 10, डी आर बाई डी टी का वैल्यू -2, तो 2 इंटू पाई इंटू 10 इंटू -2, -40 पाई। ठीक है, समझ में आया। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखो फिर। हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, देखो हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन is 20 centimeter, height of a right circular cone is 20 centimeter and is decreasing
at the rate of 4 centimeter per second. At the same time, radius is 10 centimeter and is increasing. At the same time, radius is 10 centimeter and is increasing at the rate of 2 centimeter per second. Find the rate of change of, तो डायरेक्टली वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. निकालना dy बाई डी टी है ना, तो सीधा डिफरेंशिएट कर दे, कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, सीधा डिफरेंशिएट करेंगे 1/3 इंटू पाई 2r dr बाय dt इंटू एच, प्रोडक्ट रूल ना, फिर प्लस आर स्क्वायर को छोड़ दो तो आर स्क्वायर डी एच बाय डी टी. आर का वैल्यू कितना है 10, डी आर बाय डी टी का वैल्यू कितना है +2 के -2 +2 बिकॉज इट्स इंक्रीजिंग. फिर एच का वैल्यू 20 और डी एच बाय डी टी का वैल्यू माइनस, क्योंकि इट्स डिक्रीजिंग -4. ये सबको यहाँ पे पुट कर दिया तो होपफुली सब लोग कर लोगे. तो कितना आया ये 400 पाई/3 भी आ रहा है. हाँ वो पुट कर देना, आ जाएगा. अगला क्वेश्चन लिखेंगे, फिर इसके बाद फिर पढ़ेंगे मोनोटोनिसिटी. मतलब रेट मेजरमेंट फिजिक्स में भी काफी क्वेश्चंस करके रखे होंगे ना, तो बोर्ड बुक और मॉड्यूल मिला नहीं, मॉड्यूल नहीं मिला ना, मिला है, कब मिला, पहले मिल गया था. ओके, बोर्ड बुक और मॉड्यूल दोनों जगह से सॉल्व कर लो. रोहित का क्वेश्चन भी आता है मेंस में, तो इम्पोर्टेंट ही है, ऐसा नहीं है कि यार रेड है तो, क्योंकि कुछ चीजें मिलेगी जहां पे आपको कंफ्यूजन होगा. ठीक है, बोर्ड बुक में भी लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही लेवल रहेगा, कुछ क्वेश्चन थोड़े से इजी हो जाएंगे, अदरवाइज जेईई मेंस का और बोर्ड का लेवल फॉर रेट मेजरमेंट ऑलमोस्ट सेम है, तो बहुत डिफरेंस नहीं है. मतलब कुछ क्वेश्चन सिमिलर दिख जाएंगे तुमको. ओके, आप कहीं से भी सॉल्व करो, लेकिन बोर्ड बुक आपको सॉल्व करना है, पता है ना. हाँ, एक टाइप का एक क्वेश्चन करना है. होमवर्क दिया था लास्ट टाइम पे, किसने किसने किया बोर्ड बुक, हाथ नीचे कर लो. तुमने क्यों नहीं किया रे? मॉड्यूल सिंगेज तो ठीक है, बोर्ड बुक में तो करने का था ना. ऐसा तो नहीं है ना मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन करने के लिए बोला है. कितना टाइम लगा बोर्ड बुक का, जो जितना सॉल्व करना था उतने में, बस 1 घंटे में हो गया. उधर अटक गए ना 5 मार्क्स से बोर्ड में, फाइनल में बहुत रोना आएगा, जिंदगी भर याद रहेगा. क्यों रिस्क लेने का है? आपको बस वो तरीका ही तो देखना है ना उधर से. और ऐसा भी नहीं है कि उधर एकदम ही इजी कहानी है. आप जितना मॉड्यूल का शुरुआत वाला सेक्शन सॉल्व करके सीख रहे हो, उतना वहां से भी सीख ही रहे हो, तो आप उसको कर सकते हो. मतलब वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है वो, बिल्कुल नहीं है, तो करने का है. पर हुआ ना उधर से सॉल्व, ठीक है. अभी रेट मेजरमेंट भी उधर से कर लेना है और अप्रोक्सीमेशन भी. ठीक है, अच्छा सॉल्व एग्जाम्पल्स भी रीड करते हो ना बोर्ड बुक के? अरे वो करना है भाई, वो सीखना पड़ेगा ना लिखने का तरीका. अदरवाइज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अपने पास जिनके मेंस में 99+ % आए हैं, लेकिन मैथ्स में 90 ही मार्क्स आए हैं. वो लिख के सब आए हैं 100 मार्क्स का, बट कहाँ कट गए पता नहीं. कुछ गलत नहीं किया है, हाँ, बट वो करने के तरीके या स्टेप्स कुछ, तो वो 10 मार्क्स उनके उधर कट गए. खैर उन बच्चों का 75 का क्राइटेरिया ऑलरेडी
हो गया है तो उनको इसकी वजह से कोई मार्क्स नहीं। हाँ एक बच्चा है सर, एक बच्चे का नाम ले रहे थे ना कल, एक अच्छा बच्चा है जिसका कम रह गया। एक्चुअली उसका मैथ्स में 99.5 या 99.6 है इन मेंस, उसका मैथ्स काफ़ी अच्छा है, बट बोर्ड में उसका मैथ्स में 78 आया है और उसका उसका 9 मार्क्स से 9 नहीं 74.2 परसेंटेज है बोर्ड में। तो अगर उसका मैथ्स में उधर भी 90 आ गया होता 75 हो जाता ना। हाँ खैर वो जेई के लिए क्वालिफाई है क्योंकि उसका एग्रीगेट वो टॉप 20 में आ जाएगा, टॉप 20% ऑफ महाराष्ट्र, इसलिए उसको प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर नहीं आता तो दिक्कत थी ना, और बीट्स के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो गया, उधर टॉप 20% का कुछ नहीं है। तो जेई में बहुत अच्छा है, फिर भी बोर्ड में मार्क्स खराब हो सकते हैं। ठीक है, हाँ तो अगला एक क्वेश्चन लिखो। एन एरोप्लेन, देखो एन एरोप्लेन हवाई जहाज हेलीकॉप्टर, एन एरोप्लेन नहीं मिले पार्ले वाले उससे, इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली at a height of 2/3 kilometer ऊपर उड़ेगा ना थोड़ा सा, में हाइट है विथ a velocity of with a velocity of 150 किलोमीटर पर आवर, धीरे धीरे चल रहा है, नया पायलट है। 150 किलोमीटर पर आवर, find the rate at which it find the rate at which it is going away from a fixed point on the ground, which it passes over 2 minutes ago, which it passes 2 minutes ago, 2 मिनट पहले जहां से पास हुआ था उस पॉइंट से रेट ऑफ चेंज। क्या सिचुएशन क्या है, एरोप्लेन है इधर उड़ के जा रहा है, कितना स्पीड है इसका 150 किलोमीटर पर आवर, 2/3 इज द हाइट। अच्छा हाइट, तो इधर ये 2/3 हाइट पे है, सब किलोमीटर में है, यस। तो 2 मिनट पहले जिस पॉइंट से वो गया था उधर से डिस्टेंस, मतलब मान लो ये पॉइंट पी था और ये पॉइंट कुछ आएगा जहां पे पर्टिकुलर टाइम पे हमारा एरोप्लेन है, तो और ये पॉइंट इनिशियल वाला कुछ भी ले लेता हूं मैं ए, तो किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, वॉल्यूम का, रेडियस का, लेंथ का। हाँ इधर लेंथ दिखाई दे रही है कौन सी, पी क्यू, तो डायरेक्टली पहली कहानी तो क्या आ जाएगी, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू ना, और ये ए है पी ए स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर। पी क्यू मुझे अभी तक पता नहीं, उसका ही रेट ऑफ चेंज निकालना है। मान लो इसको मैंने कुछ भी ले लिया, इसको मैं एल ले लेता हूं, ठीक है, और ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं क्या मैं, ए क्यू, टी के टर्म्स में वेलोसिटी इंटू टाइम ना, तो v इंटू टाइम, तो बेसिकली a इंटू क्यू,
और डिफरेंशिएट करेंगे ना, बट वो ए पी बी क्यू अच्छे नहीं लग रहे, तो एल लिख दूंगा तो अच्छा दिखेगा, बस और कुछ नहीं। पी ए का वैल्यू फिक्स है क्या, पी क्यू का वैल्यू कितना है वही निकालना है बेसिकली। चलो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 का होल स्क्वायर, और ए क्यू का वेलोसिटी आपको पता है, तो वो टाइम के टर्म्स में क्या आने वाला है, v इंटू टी ना, v इंटू टी का होल स्क्वायर, ऐसे आएगा। हाँ, तो अभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। v का वैल्यू पता है मुझे, v कितना है बताओ, 150 किलोमीटर पर आवर ना। लेकिन यहाँ पे एक और दिक्कत है, अभी टी को देखना पड़ेगा, वो सेकंड और मिनट सब कैलकुलेट करेंगे अभी वो बाद में देखेंगे। मान लो अभी टी आवर्स में है, तो 2L dl बाई डी टी इज इक्वल टू 0 प्लस ये 150 का स्क्वायर कितना होता है 225 0 डबल 0, अरे बाप रे, इंटू 2t, ऐसे आएगा क्या, कोई कंफ्यूजन, अरे सही है कि नहीं। नाउ टी का वैल्यू कितना दे रखा है, कितनी देर बाद 2 मिनट्स, तो 2 मिनट्स मतलब 2/60 आवर्स, करेक्ट। तो इधर से एक 2 अभी नहीं कट करते, बाद में करेंगे। हाँ, तो अभी L का वैल्यू क्या आएगा, T इक्वल टू 2/60 पे, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9, यहाँ से L भी तो निकलना पड़ेगा ना, प्लस V का वैल्यू वॉज 150 एंड T इज 2/60, तो इसका होल स्क्वायर कितना आ रहा है, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15 ना। ओ सही कर रहा हूँ ना मैं, हम बताओ अभी कितना आया है, L स्क्वायर इज 4/9 प्लस 25, सही है, 25 9 आर 225 प्लस 4 इज 229, तो 229/9, बाप रे। हाँ, अजीब से आंसर आ रहे हैं ना। L स्क्वायर इज 220/9, तो L का वैल्यू √229/3, √229 होल स्क्वायर तो है नहीं किसी का। हाँ, तो यही आ रहा है, तो फिर ठीक है। तो अभी लेकिन ये L आया, अभी मुझे और यहाँ पे सारी चीजें पुट करनी पड़ेगी, या इधर कर देता हूँ, तो 2 इंटू √229 डिवाइडेड बाय 3 इंटू DL बाई डी टी इज इक्वल टू 22500 इंटू 2 इंटू टी का वैल्यू कितना 2/60। हाँ, तो अभी कुछ कट हो रहा है क्या, एक 2 से एक 2 कैंसिल, एक 0 से 0 भी कैंसिल, ये 2 से 3 जा 6, 3 से 3 कैंसिल। ओ, तो DL बाई डी टी इज इक्वल टू 2250 डिवाइडेड बाय √229 किलोमीटर पर आवर, यही आया था, तो सही आया था। उधर 90 क्यों लिखा है, गलत होगा। चलो नोट कर लो इतना, फिर अगला क्वेश्चन, अगला नहीं अब थोड़ा सा पढ़ेंगे। मोनोटोनिसिटी पढ़ाया था मैंने, याद है क्या, याद है ना। अरे बाप रे, मिस्त्री कौन से टॉपिक में पढ़ाया था मोनोटोनिसिटी, किसको किसको याद है मोनोटोनिसिटी कौन से टॉपिक में मैंने पढ़ाया था, हाथ ऊपर करें। कौन से टॉपिक में मोनोटोनिसिटी मैंने पढ़ाया था, हाथ ऊपर करने का है। अब एक गधों, हाथ ऊपर करने का है, बस बताने का नहीं है। अच्छे से एक, चलो 4 बच्चों को पता है इधर से, और 4 लड़कों, हाँ तुमको नहीं पता है 3। अरे बाप रे, बाकी दुनिया को नहीं पता है, ए भाई तुमको नहीं पता, इसको पता चल गया, बोल दिया। हाँ चल गया, इसको बोल दिया, क्या है अबे फंक्शन ही आईटी है। वो मजे ले रहा है तुम्हारे।
तुम ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हो? किसने पढ़ाया था? पक्का कि डाउट है? पक्का? फंक्शन में कौन से टॉपिक में? फंक्शन के कौन से सब टॉपिक में ये भी याद नहीं है? अरे बाप रे। पीरियोडिसिटी ए तुमको नहीं पता? अरे रे रे, अरे बाप रे बाप, क्या हालत है रे भाई क्लास की। मतलब यही भूल गए कि सिलेबस में क्या था। चलो जाने दो, सबको बाकी को पता है कौन से सब टॉपिक में पढ़ा था? कौन बताएगा? हाँ बताओ। तुमको तो यही नहीं पता कौन से टॉपिक में पढ़ा था। अच्छा, फंक्शन में पढ़ा था। कौन से सब टॉपिक में पढ़ा था? ऑन टू इंटू में? जोसे कौन से सब टॉपिक में पढ़ा था? ऑन टू इंटू? हाँ, ऐसे लग रहा है। रुद्राक्ष वन हाँ, बाइजेक्टिव में पढ़ाया था। ओके, इंजेक्टिव में सीखा था। वो डिफरेंशिएशन से करते हैं, अभी याद है। अभी याद आया, देख के पीछे। लिखा ही नहीं। हाँ, इंजेक्टिविटी इज द मोनोटोनिसिटी। तुम लोग नोट्स नहीं पढ़ते हो क्या कभी? अच्छा, कौन कौन नोट्स रिवाइज करता है? हाथ ऊपर करें। गुड, बढ़िया। ये तुम दोनों लोगों को मैं नोट्स अपने पुराने वाले फॉरवर्ड कर लूंगा, बाकी लोगों को नोट्स लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है? मतलब यहाँ पुराने 12th वालों के नोट्स ले लेंगे, उन्होंने मस्त अच्छे से लिख के रखा है, मस्त हैंड राइटिंग है, तुम लोगों से भी अच्छी, ठीक है? तो ये 2-3 लोग हैं, 4 लोग ले लो गिन चुन के, बाकी लोग तो रिवाइज भी नहीं करते, तो बढ़िया है। तो चलो, मैं नोट्स लिखवाने पर टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया चीज पता चली मेरे को आज। तब वैसे मोनोटोनिसिटी एक बार पढ़ा चुका हूं, सब भूल गए, दूसरी बार पढ़ाने का भी सेंस नहीं है, वापस भूल ही जाओगे। तो मोनोटोनिसिटी कंप्लीटेड। अगला पार्ट लिखो, मैक्सिमा मिनिमा। हाँ, एक बार पढ़ा चुका हूं, पूरा पढ़ाया था मैंने। चलो लिखो मोनोटोनिसिटी। फंक्शन है। बहुत पढ़ा दिया, आप 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। मेन कहानी तो बता रखी है, तो याद आ जाएगा थोड़ी देर में। हाँ, तो मोनोटोनिसिटी क्या होती है? किसी फंक्शन का बिहेवियर चेक करना कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है? तो अब मोनोटोनिसिटी डिफरेंशिएशन का यूज करके हम लोग देखेंगे। इट इज ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन नहीं है तो मोनोटोनिसिटी नहीं है। जैसे हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल में पढ़ा था, हम लोग टेंजेंट का स्लोप लिख रहे हैं यूजिंग द डेरिवेटिव, बट डेरिवेटिव नहीं है फिर भी टेंजेंट हो सकती है, राइट? हमने वहां पे एक वर्टिकल टेंजेंट बनाई थी। सेम कहानी यहाँ पे भी, मोनोटोनिसिटी अलग है, वो डिफरेंशिएशन का पार्ट नहीं है, बट वी आर सॉल्विंग मोनोटोनिसिटी या चेक कर रहे हैं मोनोटोनिसिटी यूजिंग डेरिवेटिव्स। अपने पास ज्यादातर एप्लीकेशन उसका आएगा, बट बाकी का भी आने वाला है, राइट? हाँ, तो मोनोटोनिसिटी क्या होता है कि आपको उसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बिहेवियर के बारे में बताना है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमने पढ़ा था यहाँ पे 1-1। तो 1-1 फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड द मोनोटोनिक, ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग। याद आ रहा है कुछ? उसके लिए हमने 2 मेथड्स यूज किए थे, x1 x2 वाला और दूसरा डेरिवेटिव वाला। यहाँ पे भी वो सेम ही कहानी है। हाँ, तो लिखो पहले यही मोनोटोनिसिटी क्या लिखोगे? अभी तो लिखवा बोला ना वर्ड में, है? हाँ, मोनोटोनिसिटी
is the behavior of a function that it is increasing or decreasing. It is increasing or decreasing. नीचे की लाइन में लिखो, if a function is always increasing, if a function is always increasing, then it is called monotonic increasing. If a function is always increasing, then it is called monotonic increasing. If a function is always increasing, then it is called monotonic increasing, and it is also called, या हाँ इसका दूसरा नाम monotonic increasing और strictly increasing. It is also called strictly increasing. Normal words में always increasing, चैप्टर के टर्म्स में monotonic increasing, क्वेश्चंस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड भी यूज होगा. सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. नीचे की लाइन में सेम कहानी डिक्रीजिंग के लिए. देखो फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग देन इट इज कॉल्ड, इफ फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग देन इट इज कॉल्ड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग. जैसे अगर मैं कुछ ग्राफ बनाऊं तो मुझे बताओ कौन कौन से इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है. वन 2 3 4 चलो बताओ सबसे पहला कौन से बारे में कमेंट कर. टू बताओ, टू इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? ऑलवेज इंक्रीजिंग. हाँ तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हुआ क्या? तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग. मैं ऐसा एरो का साइन बना दूंगा आगे से लिखने के लिए, ठीक है, इंक्रीजिंग के लिए. ये वाला क्या है? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग. मोनोटोनिक बोलूं या स्ट्रिक्टली बोलूं सेम कहानी है. इधर वाला फिफ्थ वाला इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? नॉन डिक्रीजिंग है ना. इधर वाले पार्ट में क्या है? वो कांस्टेंट है. तो क्या ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है? नहीं. तो क्या मैं इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकता हूं? नहीं, बिकॉज इस पार्ट में ये क्या आ गया है? कांस्टेंट. तो इसको मैं नॉन डिक्रीजिंग बोल सकता हूं. हाँ तो दिस फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग. ये कभी डिक्रीज नहीं कर रहा है. तो तीन कहानियां आपके पास, आइदर इंक्रीज करेगा, आइदर डिक्रीज करेगा, आइदर कांस्टेंट रहेगा. तो कांस्टेंट भी है ना इधर, तो नॉन डिक्रीजिंग बोल सकता हूं बट ओनली इंक्रीजिंग में नहीं बोल सकता फिफ्थ वाले को. अच्छा और कौन सा बच्चा? फोर्थ वाला डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है या नॉन इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग या सब कुछ है या कुछ नहीं है? डिक्रीजिंग है. ये लाइन भी नीचे जा रही है, इधर से भी नीचे आ रहा था. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी लेफ्ट वैल्यू ग्रेटर थी, राइट वैल्यू स्मॉलर ही है ना. तो हर बार आपको नया वाला नीचे जाना पड़ रहा है ना. तो अगर एवरी टाइम पे आप डाउन साइड में जा रहे हो तो डिक्रीजिंग हुआ. जैसे तुम्हारे मार्क्स, ठीक है. हाँ एकदम से बहुत ज्यादा कम हो जाए वो भी होता है. 150 से डायरेक्ट 100 आगे पर डिक्रीज तो हुआ ना, फिर एक एक स्टेप नीचे होते जाएंगे. हाँ तो डिक्रीजिंग है. मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है या नहीं है? क्यों? किसी पॉइंट पे इंक्रीज कर रहा है क्या? किसी पॉइंट पे कांस्टेंट है, हमेशा ही नीचे जा रहा है ना. हाँ तो ये फंक्शन भी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है. तुमको क्या प्रॉब्लम है इसको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बोलने में? क्या वो डिसकंटिन्यू ऐसे इसके लिए? क्यों? कंटिन्यूटी मोनोटोनिसिटी का पार्ट है क्या? मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या है? आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखना है. मीन्स अगर x का वैल्यू इंक्रीज किया तो y का वैल्यू में क्या चेंज आएगा? तो x का वैल्यू अगर मैंने इंक्रीज किया तो y का वैल्यू कम होगा या ज्यादा होगा, बस ये देखना है. इफ x इज इंक्रीजिंग एंड y इज डिक्रीजिंग देन फंक्शन इज कॉल्ड डिक्रीजिंग. रेट से इंडिपेंडेंट है. हम लोग रेट की या
कंटिन्यूटी की या डिफरेंशियबिलिटी की कोई बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट डेफिनेशन क्या है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की आपके पास सब भूल गए, सब अच्छे से लिखवाया था, अभी देखा मैंने नोट्स में, तुम बोल रहे थे नहीं लिखवाया, अच्छे से लिखवाया है, ये सब लिखवाया है। द डेफिनेशन इज इफ x2 इज ग्रेटर देन x1। अब इसमें दो कहानियां, पहला f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1, दूसरा f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x1। तो अगर x2 बड़ा था बट f ऑफ x2 स्मॉलर आ गया, देन फंक्शन इज कॉल्ड डिक्रीजिंग, बस खत्म, इतना ही है। और अगर सेम सेम चीजें हैं तो क्या आएगा, इंक्रीजिंग। तो अब इस पॉइंट के बारे में बताओ, डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है? इस पॉइंट पे कंफर्म डिक्रीजिंग है, इस पॉइंट को छोड़ के बाकी दुनिया में इधर भी डिक्रीजिंग, इधर से भी वो नीचे आ रहा है ना डिक्रीजिंग, तो एवरी टाइम पे डिक्रीजिंग हुआ ना, अरे है या नहीं? तो एवरी टाइम वाले डिक्रीजिंग को क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। सो द फोर्थ ग्राफ इज ऑल्सो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। फर्स्ट वाला है क्या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग? नहीं, ये ऊपर जा रहा है ठीक है, इधर भी ऊपर जा रहा है, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो अलग अलग हो गया ना। तो मान लो ये x1 था और ये x2 है, तो यहाँ पे x1 और x2 में चीजें बदल गई। सो एट दैट पॉइंट, ओनली एट दैट पॉइंट दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। बाकी सारी जगह पे इंक्रीज कर रहा था, तो कंप्लीट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर मान लो ये पॉइंट ए है, तो ए के लेफ्ट में इंक्रीजिंग, ए के राइट में भी इंक्रीजिंग, बट एट ए इट इज डिक्रीजिंग। समझ में आता है? कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो इसमें लिखना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट। क्या लिखोगे, बोल के दिखाओ। इंक्रीजिंग फॉर x लेस देन ए, ऑल्सो इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन ए, बट एट x इज इक्वल टू ए द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो फिर इसके e के पहले भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ही है, हाँ और e के बाद भी मोनोटोनिक। हाँ हाँ, अगर आप इंटरवल में ब्रेक करके स्टेटमेंट बोलोगे कि इट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू ए ओपन इंटरवल, देन यस। और फिर क्लोज्ड इंटरवल है, क्योंकि मैंने नीचे वाले को डार्क किया है, तो क्लोज्ड इंटरवल ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इज ऑल्सो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, बट एट ए इट्स डिक्रीजिंग। अगर ऐसा रहता ग्राफ, ऐसे इधर से और फिर ऐसा, इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ये बनाया ना मैंने, सही में टाइप कर रहा हूँ। समझ में आया? हाँ, तो डेफिनेशन बेसिकली इंक्रीजिंग की क्या होगी आपके पास, ये वाला, ये है इंक्रीजिंग की डेफिनेशन और ये है डिक्रीजिंग की डेफिनेशन, इतनी ही है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है कि नॉट डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस नहीं है, तो भाई मोनोटोनिसिटी कैसे आएगी। मोनोटोनिसिटी अलग कहानी है। इफ f of x is differentiable function, then उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, then if f dash of x, if f dash of x, if f dash of x does not change its sign, if f dash of x does not change its sign, if f dash of x does not change its sign, then the function is called monotonic. सेकंड पॉइंट लिखो। मैं और बहुत अच्छे से लिखवा सकता हूँ, बट एक बार लिखवा चुका हूँ, तो घर जाके वापस उसको रिवाइज भी करना है और ये भी पढ़ लेने का, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, इफ f dash of x is greater than or equal to 0, greater than or equal to 0, but equality
कैन होल्ड ओनली फॉर अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे जीरो हो गया, देन f of x is called monotonic increasing, can only hold for a point, X is called monotonic increasing. हाँ वो पहले ग्राफ में जब ए पे पॉइंट है तब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग नहीं है। नहीं, वो तो डिफरेंशिएबल भी नहीं था ना, हमने डिफरेंशिएबल ग्राफ अगर है तो dy बाई डी एक्स से रिजल्ट आएगा, डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो डायरेक्टली आपको x1 और x2 से कंपेयर करना पड़ेगा। हाँ, उस पॉइंट पे डिक्रीजिंग है वो पहला वाला। इसमें एक ग्राफ बनाया था कौन सा, सबसे अच्छा इसका एप्लीकेशन है एक्स क्यूब, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या नहीं है? बट इसका डेरिवेटिव अगर मैं निकालूंगा, मान लो ये एफ ऑफ एक्स था, तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना है 3x स्क्वायर, सो दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और एफ डैश ऑफ एक्स विल बी 0 इफ एक्स स्क्वायर इज 0, दैट इज ओनली x इज इक्वल टू 0। तो ओनली एक पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, बाकी राइट और लेफ्ट दोनों साइड से डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा, लेट्स ये पॉइंट 0 था, इसके साइड में 0 प्लस और 0 माइनस, तो एफ ऑफ 0 प्लस, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 0 माइनस में इनइक्वालिटीज में डिसाइड कर सकता हूँ कौन बड़ा आएगा कौन छोटा आएगा, बताओ। एफ ऑफ एक्स कौन है, एक्स क्यूब ना, तो डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। तो इंक्रीजिंग, और अगर मैं यहां से अगर बात कर रहा हूं तो एफ ऑफ 0 प्लस ग्रेटर होगा या एफ ऑफ 0, मैं 0 प्लस का क्यूब और 0 का क्यूब में 0 प्लस वाला ही ग्रेटर आएगा ना, और इधर तो दिख रहा है क्या, ये 0 प्लस से छोटा था 0, 0 से छोटा 0 माइनस, तो अगर x का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो फंक्शन भी डिक्रीज हो रहा है, x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो फंक्शन का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट 0 ना, और बाकी टाइम पे तो वैसे भी वो दिख ही रहा था 0 इंक्रीजिंग है। तो अगर फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा है, रिमेंबर हाँ, क्योंकि बाद में हम लोग सॉल्विंग सिर्फ 0 0 0 निकालने के लिए करते रहते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ढूंढते हैं वगैरह वगैरह, बट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होना इज नॉट द इनफ कंडीशन, सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। हाँ, तो मोनोटोनिक बिहेवियर के लिए एक्स का डेरिवेटिव का वैल्यू 0 हो सकता है, बट द फंक्शन का अगर 0 आ रहा है फिर भी डेरिवेटिव का साइन अगर सेम है, जैसे 3x स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव है, मीन्स डेरिवेटिव इज नॉट चेंजिंग इट्स साइन, देन फंक्शन विल बी मोनोटोनिक, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो अभी क्या लिखा स्टेटमेंट में, इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 but equality holds only for a point, then function is called monotonic increasing। दूसरा वाला क्या आएगा इसका, हाँ लेस देन, ये याद आ रहा है, अभी यही एग्जांपल किया था हमने, हाँ अब याद आ रहा है ना, सही है। लिखो फिर अगला वाला नीचे, इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, थर्ड पॉइंट ना, थर्ड पॉइंट, एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 for all x in its domain, if f dash of x is less than or equal to 0 for all x in its domain, then function is called, क्या बोलते हैं, monotonic decreasing, but equality can hold only for a point। हाँ, वो इक्वल का साइन एक पॉइंट के लिए आया तो ठीक है, अगर इक्वल का साइन इंटरवल के लिए आ गया तो हमने अभी ग्राफ बनाया था ये वाला फिफ्थ वाला नॉन डिक्रीजिंग, वैसा बन जाएगा, मतलब ये लाइन सीधी थी, तिरछी क्यों बन गई है पता नहीं, ऐसा कुछ, ये नॉन डिक्रीजिंग बोलते हैं इसको, राइट, इसको मोनोटोनिक नहीं बोल सकता, बिकॉज यहाँ पे भी डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, बट डेरिवेटिव 0 इंटरवल में आएगा, तो डेरिवेटिव अगर 0 इंटरवल में आएगा देन इट इज नॉन मोनोटोनिक। कोई कंफ्यूजन? पक्का, वेरी गुड। नीचे लिखो फिर,
क्रिटिकल पॉइंट्स, ये नहीं लिखवाया था, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स। if f dash of x is equal to 0 or not defined, if f dash of x is equal to 0 और नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड होने के दो कंडीशंस हो सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस हो या फिर नॉट कंटिन्यूअस हो बट फिर भी नॉट डिफेंसेबल है, मतलब साफ कॉर्नर आ जाए, ठीक है, दोनों पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और नॉट डिफाइंड, देन द पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, देन द पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। पॉइंट का बोलने का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स के लिए सॉल्व करेंगे, वाई तो सब्स्टिट्यूट करके आ ही जाएगा। तो एक्चुअली क्रिटिकल पॉइंट्स कौन होगा, जहां पे डेरिवेटिव आइदर 0 हो या फिर नॉट डिफाइंड हो। तो अगर मोनोटोनिसिटी या मोनोटोनिक बिहेवियर किसी फंक्शन का चेंज होगा तो वो सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे चेंज हो सकता है या अदर देन क्रिटिकल पॉइंट भी चेंज हो सकता है। मोनोटोनिक बिहेवियर अगर किसी फंक्शन का चेंज होगा, मोनोटोनिक बिहेवियर का वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला पार्ट अगर कहीं पे चेंज होगा तो वो सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही चेंज हो सकता है या किसी और पॉइंट पे भी चेंज हो सकता है। यस, ओनली क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही चेंज हो सकता है, अदर देन क्रिटिकल पॉइंट्स चेंज नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि सम क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे मोनोटोनिक बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है। यही एग्जांपल एक्स क्यूब वाला जो अभी लिखा था, एफ डैश ऑफ एक्स 0 0 पे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 0 आता है बट दैट पॉइंट पे मोनोटोनिक बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, बट वो क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो अब लिखो एक क्वेश्चन छोटा सा, टाइम बचा है 6 मिनट बचा है, लिखो। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स and monotonic behavior of the following functions. पहला f of x is equal to x square minus 5x plus 6। दूसरा f of x is equal to, अच्छा सा ले लेते हैं, x square into e raised to minus x, x square into e raised to minus x। तीसरा देखते हैं, टाइम बचेगा तो ले ही सकता हूँ, छोटा मोटा क्या ही फर्क पड़ेगा। f of x is equal to x plus ln 1 minus 4x। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट एंड द मोनोटोनिक बिहेवियर, मतलब कब इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है और कहाँ कहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट से, ये तीनों चीजें बतानी है। तो पहला वाला मैं सॉल्व करता हूं तो दूसरा वाला में हेल्प मिलेगा। सीधा दिख रहा है ये फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो और डिफरेंशिएबल भी है तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे 2x माइनस 5। सो क्रिटिकल पॉइंट्स किधर है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स व्हेन 2x minus 5 is 0 that x is equal to 5/2। तो क्रिटिकल पॉइंट इज एट x is equal to 5/2। कोई कंफ्यूजन? अब इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सॉल्व करेंगे। सो फॉर इंक्रीजिंग f dash of x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 ना, कितना आएगा 2x minus 5 should be greater than 0, तो x should be greater than 5/2। तो increasing in 5/2 to infinity and decreasing in बचा हुआ इंटरवल। भाई एक साइड के लिए पॉजिटिव आया, दूसरे के लिए नेगेटिव आएगा ना डेरिवेटिव। क्या लिखो डिक्रीजिंग के लिए, माइनस इन्फिनिटी टू 5/2। मैंने 5/2 को कहीं पे भी इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज मैं दोनों इंटरवल लिख रहा हूं।
अगर ओनली वन इंटरवल पूछा है क्वेश्चन में तो मैं 5/2 को कहीं भी लिख सकता हूं, एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल। तो बताओ अभी इसको सॉल्व करने के बाद दूसरे के लिए सॉल्व करो। ये समझ में आया ना क्या किया? सेम क्वेश्चन किए थे ना फंक्शन में। हाँ, 1 1 और मेनी 1 देखने के लिए यही काम किया था कि डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। x प्लस ln ऐसा कुछ तो था वो, x प्लस ln ऑफ 1 माइनस 4x। सेकंड का आंसर आ गया। क्या आया? इंक्रीजिंग इंटरवल, ऑलवेज डिक्रीजिंग, 0 से 2 में इंक्रीजिंग, बाकी टाइम पे डिक्रीजिंग। देखते हैं, इसका तो आंसर है, चेक कर लेता हूँ। हाँ, 0 से 2 में इंक्रीजिंग, अदरवाइज डिक्रीजिंग, करेक्ट। तो ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स डायरेक्टली पता चल गए। कब आएंगे? व्हेन 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 0 या फिर x का वैल्यू 2, दो ही वैल्यूज आई, क्योंकि e रेज़ टू माइनस एक्स तो कभी 0 होता ही नहीं। नाउ फॉर इंक्रीजिंग क्या होना चाहिए? e रेज़ टू माइनस एक्स इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी greater than 0, but e raised to minus x is always positive. तो 2x minus x square should be greater than 0. तो x square minus 2x should be less than 0. वेविकर मेथड बनाते आता है, x कॉमन निकाला तो x minus 2 less than 0, प्लस माइनस प्लस। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन व्हेन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, राइट। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? ये पूरा माइनस का मल्टीप्लाई करके उल्टी हो गई इनइक्वालिटी। तो x बिलोंग्स टू 0, 2, तो 0, 2 में इंक्रीजिंग, और दूसरा वाला माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी में फंक्शन डिक्रीजिंग। अगला वाला सॉल्व करो। आंसर आया उसका? फर्स्ट 2 में किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना? तो थर्ड वाले का आंसर आया। अरे इंटरवल बता इंक्रीजिंग का। नहीं तो गलत है, इंटरवल ही चाहिए। इंटरवल चाहिए। एक पॉइंट का क्या करें? क्या डोमेन में एक ही पॉइंट है क्या? पूरे डोमेन में अदर इंक्रीजिंग होगा, अदर डिक्रीजिंग होगा, वो तो पूरे डोमेन का आंसर देना है। किसी का आया आंसर? आंसर लिखा है मेरे पास, मैं चेक कर लेता हूँ। माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3/4 इंक्रीजिंग है, ओके, माइनस 3/4 से 1/4 डिक्रीजिंग है। ओके, सही है। उसके आगे डोमेन हाँ, उसके आगे डोमेन ही नहीं है। तो क्या करेंगे ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग का डेरिवेटिव 1/1 माइनस 4x। देख ले इधर, 1 माइनस 4x का डेरिवेटिव 0 माइनस 4, डेरिवेटिव निकालते आता है। इसका एलसीएम लूंगा तो 1 माइनस 4x माइनस 4/1 माइनस 4x कितना हुआ ये बताओ? माइनस 4x माइनस 3/1 माइनस 4x। दिस वैल्यू इज एफ डैश ऑफ x। तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, सो 4x प्लस 3/4x माइनस। बट इस फंक्शन का डोमेन भी तो देखना पड़ेगा ना अभी। जो भी रिजल्ट दोगे आप ओनली किस में दोगे? डोमेन में। तो पहला कहानी इसका डोमेन।
कैसे निकालते हैं डोमेन, याद है? यहां पे क्या आएगा, लॉग का इनपुट शुड बी पॉजिटिव, तो 1 माइनस 4x शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी आएगा क्या? नहीं आएगा, तो x शुड बी लेस देन 1/4। तो डोमेन इज माइनस इन्फिनिटी टू 1/4, ये डोमेन है इसका। अब जो भी मैं रिजल्ट बताऊंगा इसी के अंदर बताना है मुझे। अबे क्या करोगे, इतना नोट्स लिख लिख के, पढ़ते हो नहीं 2-3 साल तक, मतलब 2 साल से तो पढ़ नहीं रहे हो, समझा रहा हो तो समझ ही लो। अब लिखने में लग जाते, छाप रहे हैं, पढ़ते तो हो नहीं नोट्स का, क्या करोगे इतना लिख के? अभी तो मैंने पूछा था किसने किसने नोट साथ पढ़ता है, किसने किसने पढ़ा, 2 लोग कहा तू पढ़ता है। हाँ, तो क्रिटिकल पॉइंट मतलब डेरिवेटिव शुड बी 0, तो क्रिटिकल पॉइंट्स तो यहां से आ सकते हैं डायरेक्टली। अगर इसको 0 किया तो x का वैल्यू कितना आया, -3/4, और नॉट डिफाइंड भी आता है ना, तो नॉट डिफाइंड कब बनेगा? सो देयर आर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, कौन कौन से? क्रिटिकल पॉइंट है -3/4 एट -3/4 एंड 1/4। अब मुझे चाहिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो फॉर इंक्रीजिंग क्या होना चाहिए, f डैश ऑफ x शुड बी पॉजिटिव, तो 4x + 3 डिवाइडेड बाय 4x - 1 शुड बी पॉजिटिव, करेक्ट? वेरी कर बना दूं, -3/4 1/4, बट 1/4 डोमेन में है क्या? ओ, ये तो डोमेन में नहीं है, डोमेन इज -इन्फिनिटी टू 1/4 ना ओनली, 1/4 डोमेन में है क्या? नहीं है, तो उसको तो आंसर में नहीं लिखेंगे, बट इधर तो बनाना तो पड़ेगा, तो पॉजिटिव, करेक्ट। f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर -इन्फिनिटी से -3/, मतलब इसमें फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 फॉर 1/4 टू सॉरी -3/4 टू 1/4, मतलब इसमें फंक्शन इज, और उसके बाद तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। समझ में आया? ठीक है, और थोड़े से मोनोटोनिसिटी के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट जो भी तुमने 1-1 तक फंक्शन के टाइम पे पढ़ा था वो रिवाइज करके आ जाना नेक्स्ट लेक्चर से पहले, ठीक है? फिर मोनोटोनिसिटी बाकी, अभी और क्वेश्चंस करेंगे इस पे। ये तो जितना हमने फंक्शन में पढ़ा था लगभग ये उतना ही है, ठीक है?